नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बिहार की राजनीति एक नए सिरे से, एक नए मकाम, एक नए पड़ाव पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में जंग में कूदने का ऐलान कर रहे हैं। हालांकि किन सीटों पर नहीं कहा है, लेकिन सीमांचल में वो लड़ेंगे, ये बड़ी बात जरूर सामने आ गई है। और इसी पर अब जेडीयू और आरजेडी की प्रतिक्रिया ये है कि वो उन्हें बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं और कहते हैं कि इससे फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। इन्हीं तमाम सवालों पर लेंगे जवाब। हमारे साथ खुद एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जेडीयू और आरजेडी का सीधा आरोप है, वो शब्द भी इधर उधर नहीं कर रहे, उनका सीधा कहना है कि आपकी डील हो गई है बीजेपी से, आप बीजेपी के एजेंट हैं, आपसे फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा चुनाव में कूदने से। देखिए, ये सरासर झूठा इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो सीमांचल के रीजन में ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा और सीमांचल में हम कितने सीट लड़ाना है वो तय करेंगे। हाँ। तीसरी बात यह है कि मैंने ये भी कहा कि किसी पार्टी से हमारा अलायंस नहीं होगा। मैंने ये भी कहा कि जहां पर हमारे कैंडिडेट्स नहीं होंगे, पूरे बिहार में जहां पर हम नहीं लड़ रहे हैं, वहां पर बीजेपी को शिकस्त दीजिए और उसके लिए तमाम सेक्युलर ऑल्टरनेट्स बिहार की आवाम के सामने है। और ये इनका इल्जाम लगाना सरासर झूठ पर मुबन्नी है। लोकसभा के इलेक्शन में कैसे एनडीए जीत गई 31 सीट, दिल्ली, मध्य, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हर जगह सेक्युलर पार्टीज जो अपने आप को सेक्युलर कहती हार रही है बीजेपी के खिलाफ। तो इसका मैं जिम्मेदार कहां से हो गया? आप में कॉम्पिटेंस नहीं है, आप में कोई क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है। और जब हम कह रहे हैं कि हम पूरे सीमांचल की बात कर रहे हैं जिसमें तमाम तबके के लोग रहते हैं, तो इसको क्यों एक ही नजर से देखा जा रहा है? कम्युनलिज्म तो इनके जहनों में है। वो इसलिए है क्योंकि ओवैसी साहब, मैं आपको बताती हूँ, सीमांचल में जिन 4 सीटों पर अभी आपने हालांकि सीट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, तीनों में 40% मुसलमान, किशनगंज 70% मुसलमान। तो क्या एक खास समुदाय की राजनीति करने के लिए, ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए आप वहां पर नहीं उतर रहे हैं? इस इल्जाम में तो दम कहा जा सकता है, क्योंकि ये तो सब देख सक रहे हैं कि आपने खास तौर पर ऐसे ही मुस्लिम बहुल इलाकों की तरफ कदम बढ़ाया है। सीमांचल में सिर्फ मुसलमान तो नहीं रहते हैं, सीमांचल में दलित रहता है, सीमांचल में पसमानदा तबकात रहते हैं, सीमांचल में मुख्तलिफ जात बरादरी के लोग रहते हैं। और हम पूरे सीमांचल के नाइंसाफी की बात कर रहे हैं, हम पूरे सीमांचल के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे सीमांचल में गवर्नमेंट ने एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला। हम कह रहे हैं कि सीमांचल में जो मैट्रिक की स्कॉलरशिप मिलती है, 45 लाख रुपए अगर अररिया को मिलती है तो 9 करोड़ रुपए नालंदा डिस्ट्रिक्ट को मिलती है। ये हमारे मुद्दे हैं। तो पूरे बिहार को क्यों नहीं? सीमांचल में इन तमाम ये विकास का पिछड़ापन तो बिहार के कई इलाकों में है, पूरे विकास पूरे बिहार में क्यों बिल्कुल पूरे बिहार नहीं है? हम नहीं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि पूरे बिहार का अगर आप सामने रखकर डेटा के साथ करेंगे मुकाबला, तो पूर्णिया डिवीजन सबसे बैकवर्ड है जिसमें सीमांचल का इलाका आता है। इसमें बुरी बात क्या है? डेवलपमेंट का मुतालबा करना। एक हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 371 के तहत एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बनने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सीमांचल के बैकवर्डनेस के लिए जहां पर नीतीश कुमार, लालू और बीजेपी और कांग्रेस भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सब ने पावर में रहकर बीजेपी का नाम नहीं लिया आपने। सीमांचल का एक भी आदमी बीजेपी का नाम नहीं लिया सर। 2010 में 13 विधायक उनके चुने गए थे, 23 में से 23 सीटें हैं वहां पर और 13 विधायक बीजेपी के थे। आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया। ले रहा हूं ना मैं, आप सुने नहीं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, नीतीश जिम्मेदार है सीमांचल की पसमानदगी के लिए। और 2010 में जब नीतीश साथ थे तो क्या था? जब दूध के धुले हुए थे। ये कौन इनको इख्तियार दिया है किसी को सेक्युलर कम्युनल कहने का? और अगर डील हुई है तो खुल के रखिए ना, सामने रखिए, क्या प्रूफ है उनके पास? महज हम इलेक्शन लड़ रहे हैं सीमांचल के इंसाफ के लिए, तो इनको तकलीफ हो जाती है और इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। मैं इल्जामात लगाने से अगर ये समझ रहे हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगा, नहीं पीछे हटूंगा। मैं पूरी तरह से डिटरमिन्ड हूं, बल्कि और डिटरमिन्ड होकर जाकर सीमांचल के अवाम के दरमियान में जाऊंगा और उनकी जबान में उनकी इस फरियाद को रखूंगा अवाम के सामने। अवाम उसको देखेगी। हम जानते हैं, हम हैदराबाद में अगर रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान। बात पूरी करें। नहीं, आप पूछिए। नहीं, ये जो तकलीफ आप कह रहे हैं, उनको तकलीफ क्यों ना हो?
महागठबंधन को सीधे सीधे आप सोचिए कि ये चुनाव कैसे लालू प्रसाद यादव के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, नीतीश कुमार के लिए है। उन्होंने गोवा में उनको उधर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया, इधर वो एनडीए से निकल गए, तो उन दोनों के लिए तो ये वाकई ये अस्तित्व की लड़ाई है। सोनिया गांधी के साथ तीनों एक मंच पर आए, जिसकी कल्पना आप एक साल पहले नहीं कर सकते थे। अब ऐसे में अगर मुस्लिम, अब बैंक तो वो कर रहे हैं कि मुस्लिम यादव सबको हम इकट्ठा करेंगे, अब उस समीकरण में अगर आप ठेस पहुंचाएंगे, आपका ये फैसला सीधे उस पर भाला है, तो क्यों ना तकलीफ हो। देखिए, मेरी नजर में मोदी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। मेरी नजर में आडवाणी और मोदी में कोई फर्क नहीं है। 2009, 2010 और आप निकल गए 2013 में, हम तो फर्क महसूस नहीं करते। बीजेपी और मोदी में और आडवाणी में सब एक ही हैं, सब एक ही जगह से निकले हैं। और फिर ये बोलना कि नुकसान पहुंचेगा, अरे भाई ये क्या डेमोक्रेसी है या ये कोई फ्यूडलिज्म है कि नहीं हमारा एरिया है, आप नहीं आना। क्यों नहीं आना? बिहार की आवाम की, अगर हम सीमांचल के इंसाफ के लिए जा रहे हैं तो क्या बुरी बात है। मैं देखता हूं सीमांचल के आवाम, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 11-12 साल के बच्चे काम करते हैं। आप बताइए उस माओ पर क्या गुजरता होगा। अगर हम इस बात को महसूस करते हैं और इसको सामने रखेंगे तो बुरी बात क्या है। अरे जमहूरियत है, आवाम फैसला करेगी। नहीं हम चौधरी हैं यहाँ के, आप कैसे आ गए। अरे आप होते कौन है भाई? हिंदुस्तान पर जितना आपका हक है मेरा हक है, जितना बिहार आपका है बिहार मेरा भी है। अब बिहार के सीमांचल की आवाम इसका फैसला करेगी। नहीं, अब इस आरोप पर को काउंटर कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो खुलकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस, दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया कि आरएसएस के एजेंट है। काउंटर कैसे करेंगे डील की बात को? नहीं, दिग्विजय सिंह को तो हमने नोटिस दी है। दिग्विजय सिंह अगर माफी नहीं चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम केस डालेंगे और केस में उनको प्रूव करना पड़ेगा। बताइए क्या डील, क्या इल्जाम, झूठा इल्जाम है। एक 31 सीट्स पर बीजेपी कामयाब हो जाती है। 10-10 साल आप हुकूमत करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते। 15 साल आप हुकूमत करते, डेवलपमेंट नहीं करते। अरे अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे तो 7% भी मुस्लिम एमएलए नहीं है बिहार के असेंबली में। आप देख लीजिए, अब जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा आप देख लीजिए कितने लोगों को टिकट देंगे ये लोग। और हम पर इल्जाम लगाने डील का। अगर डील हुई है तो प्रूव करिए ना, बताइए, सामने रखिए, हमको एक्सपोज कर दीजिए। ये बोलकर बुज़दिलाना हरकत करना और पीठ दिखाकर भाग जाना ही नहीं चलने वाला है। हम जाएंगे इंशाल्लाह सीमांचल को और आप देखेंगे जितना ये लोग बोल रहे हैं ना वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसका रिएक्शन होगा वहां पर और सीमांचल की आवाम हमारे हक में फैसला देगी इंशाल्लाह। एक आरोप और है उनका, वो कहते हैं आपने हैदराबाद बदल दिया क्या, जो बिहार बदलने निकले। अरे भाई मैं कोई खुदा हूं, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है? हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे काम वहां पर हैं, हम काम करके आवाम का दिल जीतते हैं, हम आवाम के दरमियान में रहते हैं, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है। हम सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक दस्तयाब रहते हैं। कोई हिंदुस्तान का एमपी बताइए जो बगैर सिक्योरिटी के मोटरसाइकिल पर फिरता है, बताइए। हम गाड़ी में जाते हैं तो लोग आईने पर दरवाजे को मारकर बोलते हैं कि देखो यहां पर एक काम करना है। इतना लोगों को हम पर एतबार है, हमको फख्र है, खुशी है उस बात की। हम काम कर रहे हैं और यही जज्बा लेकर हम बिहार को जाकर काम करेंगे, बताएंगे वहां पर भी। जब हम हैदराबाद में काम कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं तो वहां भी करेंगे। मगर मैं तो कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जन्नत बना दिया। यकीनन मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कमजोरियां भी हैं, हम उसको दूर कर रहे हैं। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जो हम वहां पर डेटा साम है ना सच्चर कमेटी का, हैदराबाद का, पूरे तेलंगाना का डेटा देख लीजिए, सीमांचल का डेटा देख लीजिए, इस पर बात कर लीजिए, झूठ साबित कर दीजिए हमको हम झूठे हैं। आप वो भी नहीं करते जी। लेकिन ये तो है ओवैसी साहब की नरेंद्र मोदी, बीजेपी, संघ एक खास किस्म की राजनीति के खिलाफ आप बोलते आए हैं। तो क्या कभी आपको इस थ्योरी में विश्वास नहीं रहा कि आपको अगर ऐसा महागठबंधन एक बनता है बीजेपी के खिलाफ तो ऐसे लोगों के साथ जाना चाहिए? क्या वो सही नहीं होगा? मैडम, साथ जाना नहीं जाना ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए था ना। साथ जाना, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कहने कैसा क्यों खड़े हो गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी डेमोक्रेसी इतना सुकड़ के रह जाएगी कि नहीं यही दो लड़ेंगे बस। क्या हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सिर्फ 2 ही पार्टीज काम करेंगे? ये तो हमारी डेमोक्रेसी के ठीक नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी तो पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और ये कौन सा ठेका लेकर रख लिया कि यही रोक सकते हैं बीजेपी और फैसिज्म को, आरएसएस को? क्या हम में उतनी काबिलियत नहीं है? क्या हम मुकाबला नहीं कर सकते अपने अंदाजे में?
यकीनन हम बड़े बड़ी बातें तो नहीं करेंगे, मगर हम मुकाबला कर रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या तेलंगाना में बीजेपी कामयाब हुई? तेलंगाना में बीजेपी को रोके हम? हर जगह पर रोक रहे हैं, मगर यह कहना नहीं हमारे पास ही इंटेलेक्चुअल पेटेंट है हमारे पास कि हम ही हमारे छत्रो छाया में आ जाओ तो तुम अच्छे हो गए, नहीं है तो तुम्हारी डील हो गई। अरे कौन सी डील हुई? आप गुजरात जलते वक्त आप साथ थे, चुकता है डील थी कि क्या है? फिर इतना बुरा हाल गुजरात का हुआ, सीमांचल का हुआ, तो कौन सी डील थी फिर? क्यों सीमांचल को दूर रखा गया डेवलपमेंट से? स्कूल नहीं है वहां पर, सीमांचल के इलाके में हॉस्पिटल नहीं है वहां पर। ये चीजें हैं, ये बुनियादी इशूज है जिस पर बहस होगी और अवाम इस पर फैसला करेगी। 23 सीटें हैं वहां पर, कितनों पर लड़ेंगे? एक रफ आइडिया कुछ तो आपने सोचा होगा अभी तक? नहीं, इंशाल्लाह जब फैसला कर लेंगे जरूर मैं आप ही के चैनल पर, आप मुझे बुलाएंगे, मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि सीमांचल में लास्ट फेज में इलेक्शन है। हम फैसला जल्द से जल्द करके आपको बता देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जल्द, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है, डेट्स आ चुकी हैं। हाँ। हमको भी चाहिए कि हम जल्द से फैसला करके बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये क्या असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ किशनगंज के 70% के नेता बनकर रह जाएंगे, या फिर अररिया, पूर्णिया, कटिहार के 40% के नेता बनकर रह जाएंगे, या फिर क्योंकि आपने ये कहा कि मुस्लिम विधायक नहीं है, क्या सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार होंगे? जरा आपकी राजनीति की रूपरेखा एक संक्षिप्त में एक जवाब चाहती हूं, फिर इसी पर विस्तार से ब्रेक के बाद बात करेंगे। ओवैसी साहब, महाराष्ट्र में हमने 24 कैंडिडेट खड़ा किए थे मैडम, जिसमें से 7 नॉन मुस्लिम थे, जिसमें 3 दलित थे। इंशाल्लाह सीमांचल में जो हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे उसमें भी हमारे दलित भाई हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार रहेंगे, ये आपसे वादा कर रहा हूं। कितने रहेंगे वो जल्द से जल्द आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात है जो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी आपकी राजनीतिक सफर में, ब्रेक के बाद उस पर भी लौटेंगे। क्या सिर्फ मुस्लिमों के नेता या उससे बड़ी तस्वीर आपकी बन पाएगी? और आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बयान हमेशा साए की तरह आपका पीछा जरूर करता रहेगा, हालांकि वो मामला कोर्ट में है। क्या असदुद्दीन ओवैसी के बिहार चुनाव में शामिल होने के ऐलान के बाद जो डर है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का, उसमें कितना दम है और क्या वाकई उनका खेल बिगाड़ पाएंगे? तमाम सवालों पर मैं लौटूंगी, उससे पहले ओवैसी साहब एक सवाल आपसे यह है कि लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा डर क्या है? यही कि आप मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचकर ले जाएंगे। क्या बड़ी वजह क्या दिखती है, क्यों डरे हुए हैं आपसे? देखिए, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या तकलीफ है। मैं सीमांचल में लड़ रहा हूं। मैं बार बार फिर आपके प्रोग्राम के जरिए ये कह रहा हूं कि जहां पर बिहार में दूसरे हिस्सों में हमारा कैंडिडेट नहीं होगा, सीमांचल में भी जहां पर नहीं होगा, वहां पर आप शिकस्त दीजिए बीजेपी को, हराइए कम्युनल पार्टीज को और सेकुलर पार्टीज को वोट दीजिए। क्या चाह रहे हैं? देखिए, यही तो इनका एक गुरूर और तकब्बुर है कि नहीं, तुम कैसा ठहरे हमारे सामने, तुम हमारे सामने नहीं ठहर सकते, तुमको किसने इजाजत दी? अरे भाई, आप होते कौन है? मैं आपके सामने खड़ा हूं, मोदी के सामने भी खड़ा रहूंगा और आपके सामने भी खड़ा रहूंगा। मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे जमहूरियत इस बात की इजाजत देती है। ये गुरूर, ये एरोगेंस, यानी अजीब और गरीब बात है। नहीं, तुम कैसा ठहर रहे, तुम कौन होते ठहरने वाले? क्या फ्यूडल सिस्टम नहीं है तो क्या है फिर ये? अगर कोई इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है तो आप आवाम पे छोड़िए, हम भी जाएंगे, एक सेरेब्रल डिबेट होगी, अपनी बात को रखिए आप, आवाम के हम भी रखेंगे आवाम के दरबार में। यही तो हमारी जमहूरियत की कामयाबी होगी कि हम अपनी बात को रखेंगे, दूसरा अपनी बात को रखेगा, आवाम फैसला करेगी। बिल्कुल, और इस बात को कहना कि नहीं हम ठेकेदार हैं, हम दुखता है कि ठेकेदारी तो नहीं चलने वाली है। हिंदुस्तान बदल चुका है, एस्पिरेशन है, हिंदुस्तान की गरीब आवाम के एस्पिरेशंस हैं, और आप ये समझेंगे नहीं हम ही एस्पिरेशंस और हम ही ख्वाबों की ताबीर, नहीं हो सकता। हर आदमी के ख्वाब अलग हैं, हर आदमी की उम्मीद है, हर तबके की उम्मीद है, और सीमांचल के अवाम के भी ख्वाब हैं, उनकी उम्मीदें हैं, और हम उसको पूरा करना चाहते। मगर इनको यह लग रहा है कि आप कैसे ठहर गए। अरे ठेकेदार तो आप नहीं है ना हम ठेकेदार है, अवाम है, अवाम फैसला करेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी, आपके भाई का बयान, वो बयान हमेशा आपका पीछा करता रहेगा असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे आप कितना भी उसको झुठलाएं या फिर अलग करें या फिर कहें कि वो अलग मामला है, वो बयान पीछा करेगा। और उस बयान के जरिए कई लोग आपकी ध्रुवीकरण करने की राजनीति वाली एक छवि बढ़ाते हैं। इन सब के बीच सिर्फ एक मुस्लिम नेता बनकर नहीं रह जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम कई प्रोग्राम पर मैं आपके साथ आया हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं नेता बनना नहीं चाह रहा हूं, ना मेरा ख्वाब है नेता बनने का। मैं एक सिपाही हूं
जो अपनी नाइंसाफी के खिलाफ लड़ रहा हूं, और हो सकता है कि इसी जिंदगी मेरी निकल जाए लड़ते लड़ते, मैं सिपाही हूं, नेता नहीं हूं इंशाअल्लाह मैं। दूसरी बात यह कि आप बात अकबर की करते हैं, महाराष्ट्र में जब असेंबली इलेक्शन हुए, अकबर के 25 सभाएं हुई। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, अकबर की दो सभाएं हुई। कहीं पर भी हमारे अपोजिट पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन नहीं किए, ना इलेक्शन कमिश्नर ने उसका सोमोटो नोटिस लिया या फिर पुलिस ने हमको नोटिस दी। उल्टा जहां कहीं भी मैं गया महाराष्ट्र में, हर जगह मुझे नोटिस दिया थी पुलिस तरफ से। अब बताइए आप, ठीक है वो केस है, मैं मानता हूं उस बात को, मुझे अदलिया पर पूरा भरोसा है कि इंसाफ करेगी वो। जिस तरह वरुण गांधी को इंसाफ मिला उस तरह कोर्ट इंसाफ करेगी। मगर एक ही बात को कहना ठीक है, आप कहते रहिए, उनकी पब्लिसिटी में और इजाफा करिए, उनकी मकबूलियत में और इजाफा होता रहेगा। आपको पूरा भरोसा है कि आपको एक अच्छी कामयाबी बिहार में मिलेगी? बिहार के लोग हैदराबाद वाले ओवैसी साहब के साथ खड़े दिखेंगे? अंतिम सवाल है। मुझे पूरा यकीन है कि सीमांचल की नाइंसाफी को लेकर जो हमने बेड़ा उठाया है, इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की आवाम हम पर एतमाद करेगी। हाँ। और हमारा साथ देगी। कई बार गए हैं सीमांचल की आवाम को इंसाफ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जी, कई बार आप वहां पर गए हैं, वहां का कुछ अलग अंदाज, कुछ अलग स्टाइल सीखा या नहीं बिहार का? अरे देखिए, ये स्टाइल बहुत हो चुका है, काम करने की जरूरत है। बाहर एक स्टाइल, अंदर एक स्टाइल, समधी से एक स्टाइल और गैर समधी से एक स्टाइल। अब स्टाइल नहीं चलेगा, सब्सटेंस चलने वाला है, कन्विक्शन चलने वाला है, और नेक नियति से जो काम करेगा इखलास के साथ, उसका आवाम साथ देगी। वो गया जमाना, वो पुरानी पॉलिटिक्स करने वाले, वो 1980s 90s की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये नया हिंदुस्तान है, यहां पर सब्सटेंस की जरूरत है, यहां पर डेटा की जरूरत है, जो हम सामने रखेंगे और आवाम फैसला करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इतना जरूर है कि लोग नजर रखेंगे, लेकिन इतना भी जरूर देखेंगे कि नाइंसाफी जो उठाई जाएगी उसमें धर्म फैक्टर नहीं रहेगा। नाइंसाफी हर किसी की उस मकाम तक पहुंचे जहां पर उसका जवाब मिले, उस पर कुछ ना कुछ सुनवाई हो, लेकिन धर्म पूछ कर नहीं। आप देखते रहिए आज तक।